दो गज जमीन, लियो टॉलस्टॉय। दो बहनें थीं। बड़ी का कस्बे में एक सौदागर से विवाह हुआ था। छोटी देहात में किसान के घर ब्याही थी। बड़ी का अपनी छोटी बहन के यहाँ आना हुआ। बड़ी अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाठ के सामान, स्वाद स्वाद की खाने पीने की चीजें, और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई। उसने कहा, मैं तो अपनी जिंदगी का तुम्हारे साथ अदला बदली कभी ना करूं। हम सीधे साधे और रूखे से रहते हैं तो क्या, चिंता फिक्र से तो छूटे हैं। तुम लोग सजी धजी रहती हो, तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज वह सब हवा हो सकता है जीजी। हमारे गांव के जीवन में यह जोखिम नहीं है। किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। हम मालदार ना कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने की भी कमी कभी ना होगी। बड़ी बहन ने ताने से कहा, बस बस, पेट तो बैल और कुत्ते का भी भरता है, पर वह भी कोई जिंदगी है। तुम्हें जीवन के आराम, अदब और आनंद का क्या पता है। छोटी ने कहा, तो इसमें क्या हुआ। हाँ, हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं है, लेकिन हमें किसी के आगे झुकने की भी जरूरत नहीं। शहर में तुम हजार लालच से घिरी रहती हो, आज नहीं तो कल की क्या खबर है। कल तुम्हारे आदमी को पाप, लोभ, जुआ, शराब और दूसरी बुराइयां फंसा सकती हैं। तब घड़ी भर में सब बर्बाद हो जाएगा। क्या ऐसी बातें अक्सर होती नहीं हैं? घर का मालिक दीना ओसारे में पड़ा औरतों की यह बात सुन रहा था। उसने सोचा कि बात तो खरी है। बचपन से माँ धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती है। बस है तो मुश्किल एक, वह यह कि हमारे पास जमीन काफी नहीं है। जमीन खूब हो तो मुझे किसी की परवाह ना रहे, चाहे शैतान ही क्यों ना हो। वहीं कोने में शैतान दुबका बैठा था। उसने सब कुछ सुना। शैतान ने मन में कहा कि अच्छा हजरत, यही फैसला सही, मैं तुमको काफी जमीन दूंगा और देखना है कि उसी से तुम मेरे चंगुल में होते हो कि नहीं। गांव के पास ही जमींदारी की मालकिन की कोठी थी। उनके अपने आसामियों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते आए थे, लेकिन उन्होंने एक कारिंदा रखा जो पहले फौज में रहा था। उसने आकर लोगों पर जुर्माने ठोकने शुरू कर दिए। दीना का यह हाल था कि वह बहुतेरा करता, पर कभी तो उसका बैल जमींदारी की चरी में पहुंच जाता, कभी गाय बगिया में चरती पाई जाती, और नहीं तो उसकी रखाई हुई घास में बछिया बछड़ा ही जा मुंह मारते। हर बार दीना को जुर्माना उठाना पड़ता। जुर्माना तो वह देता, पर बेमन से। वह कुनमुनाता और चिढ़ा हुआ सा घर पहुंचता और अपनी सारी चिढ़ घर में उतारता। अगले जाड़ों में गांव में खबर हुई कि मालकिन अपनी जमीन बेच रही है और मुंशी इकराम अली से सौदे की बातचीत चल रही है। उन्होंने सोचा कि मुंशी जी की जमीन होगी तो वह जमींदार के कारिंदे से भी ज्यादा शक्ति करेंगे। यह सोचकर किसान मालकिन के पास गए। कहा कि मुंशी जी को जमीन ना दीजिए, हम उससे बढ़ती कीमत पर लेने को तैयार हैं। मालकिन राजी हो गई। तब किसानों ने कोशिश की कि मिलकर गांव पंचायत की तरफ से वह सब जमीन पर जा सकें, ताकि वह सभी की बनी रहे। 2 बार इस पर विचार करने को पंचायत जुड़ी, पर फैसला ना हुआ। इतने में दीना को मालूम हुआ कि एक पड़ोसी इकट्ठी 50 एकड़ जमीन ले रहा है और जमींदारिन राजी हो गई है कि आधा रुपया अभी नगद ले ले, बाकी साल भर बाद चुकता हो जाएगा। दीना ने अपनी स्त्री से कहा कि और जने जमीन खरीद रहे हैं। उन दोनों ने मिलकर विचार किया कि किस तरकीब से जमीन खरीदी जाए। 100 कलदार तो उनके पास बचे हुए रखे थे। एक उन्होंने उम्र पर आया, अपना बछड़ा बेच डाला। कुछ माल बंधक रखा। अपने बड़े बेटे को मजदूरी पर चढ़ाकर उसकी नौकरी के मद्दे कुछ रुपया पेशगी ले लिया। बाकी बचा अपनी स्त्री के भाई से उधार ले लिया। इस तरह कोई आधी रकम उन्होंने इकट्ठी कर ली। इतना कर दीना जमीन का सौदा करने मालकिन के पास पहुंचा। सौदा पट गया और वहीं के वहीं नगद उसने दे दी। फिर कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली। अब दीना के पास अपनी निजी जमीन थी। इस तरह दीना काफी खुशहाल था। उसके संतोष में कोई कमी न रहती, अगर बस पड़ोसियों की तरफ से उसे पूरा चैन मिल सकता। कभी कभी उसे खेतों पर पड़ोसी के मवेशी आ जाते।
दीना ने बहुत विनय के साथ समझाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। एक अरसे तक वह धीरज रखे रहा और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन कब तक? आखिर उसका धीरज टूट गया और उसने अदालत में दरख्वास्त दी। मन में जानता तो था कि मुसीबत की असली वजह यह है कि लोगों के पास जमीन की कमी है। जानबूझकर दीना को सताने की मंशा किसी की नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि इस तरह मैं नरमी दिखाता जाऊंगा तो वे लोग शह पाते जाएंगे और मेरे पास जितना है सब बर्बाद कर देंगे। नहीं तो उनको एक सबक सिखाना चाहिए। सो उसने ठान ली। एक सबक दिया, दूसरा। नतीजा यह कि 2-3 किसानों पर अदालत से जुर्माना हो गया। इस पर तो पास पड़ोस के लोग दीना से कीना रखने लगे। अब कभी कभी जानबूझकर भी तंग करने के लिए अपने मवेशी उसके खेत में छोड़ देते। एक आदमी गया और उसने रात में जाकर 7 पूरे शीशम के दरख्त काट गिराए। दीना ने सवेरे घूमते हुए देखा कि पेड़ कटे हुए पड़े हैं। उसने सोचा पता लगे तो खबर लिए बिना ना छोड़ूंगा। उसने जानने के लिए सिर खुजलाया कि यह करतूत किसकी हो सकती है। आखिर तय किया, हो ना हो यह किट्टू होगा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। यह सोच किट्टू की तरफ गया कि शायद कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन वहां कुछ चोरी का सबूत मिला नहीं और आपस में कहा सुनी और तेजा तेजी के सिवा कुछ नतीजा ना निकला। उसने रपट लिखा दी। किट्टू की पेशी हुई, मामला चला। आखिर में किट्टू बरी हो गया क्योंकि कोई सबूत और गवाही नहीं थे। दीना इस बात पर और भी झल्ला उठा और अपना गुस्सा मजिस्ट्रेट पर उतारने लगा। एक दिन एक परदेसी सा किसान उधर से गुजरता हुआ उसके घर उतरा। वह वहां रात भर ठहरा और खाना भी वहीं खाया। दीना ने उससे बातचीत की। भाई कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, दरिया सतलज के पास से आ रहा हूँ। उस तरफ नई बस्ती बस रही है। उसके अपने गांव के कई और लोग वहां पहुंचे हैं और हर एक को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिली है। जमीन ऐसी उम्दा है कि एक आदमी के पास खाने को दाने ना थे, खाली हाथ वहां पहुंचा। अब उसके पास 2 गायें, 6 बैल और भरा खलिहान अलग है। दीना के मन में अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं यहाँ तंग सकरी सी जगह पर पड़ा क्या कर रहा हूँ, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहाँ की जमीन घर बार बेच बाज कर नकदी बनाकर वहीं क्यों ना पहुँचूं और नए सिरे से शुरू करके देखूं। यहाँ के लोगों की गिटपिट हुई जाती है, तरक्की रुकती है। फिर सैकड़ों मील बैलगाड़ी पर और पैदल सफर करता हुआ सतलज के पार वाली जगह पर पहुंचा। वहां देखा कि जो उस आदमी ने कहा था सब सच है। सबके पास खूब जमीन है। हर एक को सरकार की तरफ से 20-20 एकड़ जमीन मिली हुई है। यहाँ जो चाहे खरीद सकता है और खूबी यह कि कौड़ियों के मोल जितनी चाहे जमीन और भी ले सकता है। दीना परिवार के साथ उस जगह पहुंच गया। जाते ही एक बड़े गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दी। पंचों की उसने खूब खातिर की और दावतें दी। जमीन का पट्टा उसे सहज मिल गया। मिली जुली जमीन में से 5 हिस्से यानी 100 एकड़ जमीन उसको दे दी गई। वह सब इकट्ठी नहीं थी, कई जगह टुकड़े थे। अलावा इसके पंचायती चारागाह भी उसके लिए खुला कर दिया गया। दीना ने जरूरी इमारतें अपने लिए खड़ी की और मवेशी खरीद लिए। वह पहले से कई गुना खुशहाल हो गया। उसके पास चराई के लिए खुला मैदान पड़ा था और जितने चाहे वह ढोर रख सकता था। पहले तो वहां जमने और मकान बनवाने में उसे रस रहा, पर जब वह इस खुशहाली का आदी हो गया तो उसे लगने लगा कि यहाँ भी जमीन काफी नहीं है और होती तो अच्छा था। पहले साल उसने गेहूं बुआया और जमीन ने अच्छी फसल दी। दीना और गेहूं बोना चाहता था, इसलिए 1 साल के लिए किराए पर उसने और जमीन ले ली। खूब गेहूं बोया और फसल भी खूब हुई, लेकिन जमीन गांव से दूर पड़ती थी और गल्ला मीलों दूर से गाड़ी में भर भर कर लाना होता था। कुछ दिनों बाद दीना ने देखा कि कुछ बड़े बड़े लोग अलग फार्म डालकर रहते हैं और वह खूब पैसा कमा रहे हैं। उसने सोचा, अगर मैं इकट्ठी कायमी जमीन ले लूं और वहीं घर बसा कर रहूं तो बात दूसरी हो जाए। इस तरह इकट्ठी और कायमी जमीन खरीदने का सवाल बार बार उसके मन में उठने लगा। 3 साल
इस तरह निकल गए। दीना जमीन किराए पर लेता और गेहूं बोता। मौसम ठीक गए, काश्त अच्छी हुई और उसके पास माल जमा होने लगा। लेकिन हर साल और लोगों से जमीन किराए पर लेने और उसके लिए कोशिश और सिरदर्दी करने के काम से वह थक गया था। इस पर तीसरे साल ऐसा हुआ कि दीना ने एक महाजन के साझे में कुछ काश्तकारों से एक जमीन किराए में ली। जमीन गोड़कर तैयार हो चुकी थी कि कुछ आपस में तानातनी हो गई और किसान लोग झगड़ा लेकर अदालत पहुंचे। अदालत से फिर मामला बिगड़ गया और की कराई मेहनत पर पानी फिर गया। उस दिन से वह जमीन के लिए निगाह रखने लगा। आखिर एक किसान मिला जिसने 1000 में जमीन खरीदी थी, लेकिन पीछे उसकी हालत संभल ना सकी। आदमी मुसीबत में था, इससे दीना भाव दर में कमी करने लगा। आखिर कीमत 1000 रुपए तय पाई। कुछ नगद दे दिया जाए, बाकी फिर। सौदा पक्का हो गया था कि सौदागर अपने घोड़े के दाने पानी के लिए उसके घर के आगे ठहरा। उससे दीना की बातचीत हुई तो सौदागर ने कहा कि मैं नदी के उस पार से चला आ रहा हूँ। वहाँ 1500 एकड़ उम्दा जमीन कुल 500 रुपए में मैंने खरीदी थी। सुनकर दीना ने उससे और सवाल पूछे। सौदागर ने कहा, बात यह है कि अफसर से मेल मुलाकात करने का हुनर चाहिए। 100 से ज्यादा रुपए तो मैंने रेशमी कपड़े और गलीचे देने में खर्च किए होंगे। फिर शराब, फल मेवों की डालियां, चाय सेट वगैरह के उपहार अलग। नतीजा यह कि मुझे जमीन आनों के भाव पड़ गई। कहकर सौदागर ने अपने दस्तावेज सब दीना के सामने कर दिए। फिर कहा, जमीन ऐन नदी के किनारे है और सारे का सारा किता इकट्ठा है, उपजाऊ इतना कि क्या पूछो। दीना ने इस पर उत्सुकता पूर्वक सौदागर से सवाल पर सवाल किए। उसने बताया, वहां इतनी जमीन है, इतनी कि तुम महीनों चलो तो पूरी ना हो। दीना ने सोचा यह ठीक रहेगा। भला मैं अब 1000 एकड़ के लिए 1000 रुपया क्यों फंसाऊं? अगर वहां जाकर इतना रुपया जमीन में लगाऊं तो यहाँ से कई गुना ज्यादा जमीन मुझे मिल जाएगी। दीना ने पूछताछ की कि उस जगह कैसे जाया जाए। सौदागर ने सब बतला दिया। दीना एक आदमी साथ ले यात्रा को निकल पड़ा। रास्ते में एक शहर में ठहर कर वहां से चाय के डब्बे, शराब और इसी तरह और उपहार की चीजें जो सौदागर ने बताई थी ले ली। चलते चलते आखिर 7वें रोज वहां पहुंचे, जहां से आदिवासी लोगों की बस्ती शुरू होती थी। उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वह सही थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी, सब खाली। ये लोग उससे काम ना लेते थे। कपड़े या सिरकी के तंबू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते और ऐसे ही मौज करते थे। वे ना रोटी बनाना जानते थे और ना ही उन्होंने अनाज उगाना सीखा था। दूध का छाछ मठा बनाते, पनीर बनाते और उसी से एक तरह की शराब भी तैयार कर लेते थे। ये सब काम औरतें करती। मर्द खाने पीने और फुर्सत के वक्त चैन की बंसी बजाने में रहते। वे लोग मजबूत और स्वस्थ थे और काम धाम के नाम पर बिना कुछ किए मगन रहते थे। अपने से बाहर उन्हें कुछ पता ना था। पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, पर थे सीधे साधे स्वभाव के। दीना को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए और उसके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषिए की मार्फत दीना ने बताया कि मैं जमीन की खातिर आया हूँ। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आवा भगत के साथ उसे अपने अच्छे से डेरे में ले गए। वहां कालीन पर बिछे गद्दे पर बिठाया और खुद नीचे चारों ओर घेर कर बैठ गए। उसे पीने को चाय दी और शराब भी। उसकी मेहमानी में बढ़ बढ़कर दावत हुई। दीना ने भी गाड़ी में से अपने पास से भेंट की चीजें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी चाय बांटी। वे लोग बड़े खुश थे। उन्होंने आपस में इस अजनबी की बाबत खूब चर्चा की। फिर दुभाषिए से कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषिए ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर वे आपस में सलाह करते रहे, फिर आपस में बात करने लगे। मालूम पड़ा कि जैसे उनमें कुछ दुविधा है। दीना ने पूछा कि उन लोगों में अब किस बात की अटक है। दुभाषिए ने बताया कि उनमें कुछ की राय है कि सरदार से जमीन देने के बारे में और पूछ लेना चाहिए। गैर हाजिरी में कुछ कर डालना ठीक नहीं है।
दूसरों का ख्याल है कि इस बात में सरदार के लौटने की राह देखने की जरूरत नहीं है, जरा सी तो बात है। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबादा निकाला और चाय का एक बड़ा डिब्बा और अन्य चीजें सरदार को भेंट की। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा। उसके बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर अपनी भाषा में कहा, इन भाइयों ने जो कहा ठीक है, जितनी जमीन चाहे चुन लो, हमारे यहाँ उसका घाटा नहीं है। दीना ने सोचा कि मैं मन चाहे जितनी जमीन कैसे ले सकता हूँ, पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी तो चाहिए। उसने कहा, आपकी दया के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आपके पास बहुत सारी धरती है और मुझे थोड़ी सी चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपना छोटा सा टुकड़ा कौन सा है और यह कि वह मेरा है। आप दयावान लोग तो मुझे यह देते हैं, पर हो सकता है कि पीछे आपकी औलाद उसी को वापस ले लेना चाहें तब। सरदार ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, जमीन तुम्हारे हवाले ही कर दी जाएगी। दीना ने कहा, सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसको भी आपने जमीन दी थी और उस बाबत कागज पक्का कर दिया था। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कागज पक्का हो जाए। सरदार समझ गया, बोला, हाँ जरूर, यह तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी है, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाएगी और रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपए। दीना समझा नहीं, बोला, दिन दिन का हिसाब यह कैसा है? यह बताइए कितने एकड़? सरदार ने कहा, जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वह तुम्हारी, और कीमत है दिन भर की 1000। दीना अचरज में पड़ गया। कहा, एक दिन में तो बहुत सी जमीन को घेरा जा सकता है। सरदार हंसा, बोला, हाँ क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह ना आ गए जहां से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। दीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। दीना अपने परों के बिस्तरे पर लेटा तो रहा, पर उसे नींद न आई। रह रहकर वह जमीन के बारे में सोचने लगता था। दीना रात भर पड़ा जमीन आसमान के कुलाबे मिलाता रहा। देर रात कहीं थोड़ी नींद आई। कुछ समय बाद आंख खुलने पर दरवाजे के बाहर झांक कर जो देखा तो सवेरा होने वाला था। सोचा, समय हो गया है, उन्हें अब जगा देना चाहिए, चलने में देर ठीक नहीं। वह खड़ा हो गया और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करो। खुद आदिवासी लोगों को बुलाने चल दिया। आदिवासी तैयार हुए और सब चल पड़े, कुछ घोड़े पर, कुछ गाड़ी में। दीना नौकर के साथ अपनी छोटी बहली में सवार था। टेकड़ी पर पहुंचकर गाड़ी घोड़ों से सब उतर आए और एक जगह जमा हुए। सरदार ने फिर आगे जाने कितनी दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो, जहां तक यह सब आंख जाती है वहां तक हम लोगों की जमीन है, उसमें जितनी तुम चाहो ले लो। दीना की आंखें चमक उठी। धरती एकदम अछूती पड़ी थी। सरदार ने अपने सिर की रुएदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी। कहा, यह निशान रहा, यहाँ से चलो और यहाँ आ जाओ। जितनी जमीन चल लोगे वही तुम्हारी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर गिनकर रख दिए। कुछ क्षण सोचता रह गया कि किस तरफ को चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच था। उसने तय किया कि आगे देखा जाएगा, पहले तो सामने सूरज की तरफ ही चलूं। सोचने लगा, मुझे वक्त नहीं खोना चाहिए और ठंड ठंड में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। 1000 गज चलने पर वह ठहरा। अब पीछे मुड़कर देखा। सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखती थी। अब खासी गर्मी होने लगी। उसने सूरज की तरफ देखा। वक्त हो गया था कि कुछ खाने पीने की भी सोची जाती। एक पहर तो बीत गया, लेकिन दिन में 4 पहर होते हैं। यह सोच उसने जूते उतार लिए और बढ़ चला। अब चलना आसान था। सोचा, अभी 3-1 मील तो और भी चला चलूं, तब दूसरी दिशा लूंगा। उसने सूरज की तरफ देखा। सिर पर दोपहर हो आई थी। सोचा, अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया, रोटी निकालकर खाई और कुछ पानी पिया। लेटा नहीं कि कहीं नींद ना आ जाए। इस तरह कुछ देर बैठ फिर आगे बढ़ चला। पहले तो चलना आसान हुआ, खाने से उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी हो चली थी और आंखों में उसके ऊँघ सी आने लगी थी।
तो भी वह चलता ही चला गया। सोचा कि तकलीफ घड़ी दो घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरह उसने काफी लंबी राह नापी। वह बाईं तरफ मुड़ने वाला ही था कि आगे जमीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी, लेकिन अब चलते मुश्किल होती थी। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे और टांगें जवाब दे रही थीं। जरा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन यह कैसे हो सकता था? सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था। दीना जी तोड़ चढ़ने लगा। चलने में सांस फूलती और कठिनाई होती थी, लेकिन तेज तेज कदम वह रखता गया। अब सूरज छिपने से पहले वह वहां कैसे पहुंचेगा? इस सोच और डर के कारण वह और हांफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था। सूरज धरती से लगा जा रहा था। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया था, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी, जिस पर उसकी रकम थी। वहां बैठा सरदार भी दिखाई दिया। वह पेट पकड़े हंस रहा था। वह मुंह के बल आगे गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचे। खूब खूब, सरदार ने कहा। देखो उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। आदिवासी लोग दया से और व्यंग से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 2 गज, 6 फुट जमीन उसे काफी हुई। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।